Good morning, students. In the previous video, we have already discussed about stages in germination of seeds, science of class 5, chapter 1, reproduction in plants. This is the second video of the same chapter. Here we will learn about dispersal of seeds. You know that farmers sow seeds in the fields and the gardeners sow seeds in various pots and gardens. But there are many plants that grow on their own. How does it happen? Who sows these seeds? Amazing, isn't it? Actually, it happens naturally. हम सभी जानते हैं, आप सभी भी जानते हैं कि किसान जो है खेतों में बीज लगाते हैं। माली जो है वो किसान खेतों में बीज लगाते हैं, माली अपने बगीचों में बीज लगाता है, फिर पौधे तैयार करता है, कुछ गमलों में बीज लगाता है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनको बीजों की बुआई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो जो है अपने आप हो जाते हैं। तो फिर ऐसे बीजों को लगाता कौन है? कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो है ना नेचुरली, नेचर के द्वारा अपने आप हो जाते हैं, है ना। आश्चर्य की बात। तो हम इसी के बारे में आज पढ़ेंगे। मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस मेनी सीड्स इफ ऑल सीड्स सिंपली फेल एंड ग्रू क्लोज टू द पेरेंट प्लांट। ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं अधिक मात्रा में बीजों को उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे बीज जो होते हैं गिर जाते हैं अपने पेरेंट प्लांट के आसपास। जब वो पेरेंट प्लांट के आसपास गिरते हैं तो किसी कारणवश वो बहुत ही काफ़ी बड़ी लार्ज एरिया तक फैल जाते हैं किन्हीं कारणों से। इस वजह से जब वो दूर दूर तक फैल जाते हैं तो वो वहाँ पे जर्मिनेशन कंडीशन अगर उसे मिल जाता है तो वो नए प्लांट के रूप में बढ़ जाते हैं। So seeds are spread out over a large area where they get the right condition to grow. Plants cannot move from one place to another on their own. So nature has some agents to scatter their seeds. अब प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह तो मूव कर नहीं सकते हैं, तो क्या होता है ऐसे कंडीशन में? नेचर के पास कुछ एजेंट हैं जो इन बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करते हैं। The process of scattering of seeds away from the parent plant is called dispersal. यहाँ एक क्वेश्चन आता है आपके लिए कि what is dispersal? तो बीजों का बिखरना, अपने पेरेंट प्लांट से दूर दूर तक बीजों का जो बिखराव होता है, इसी को क्या कहते हैं? डिस्पर्सल कहते हैं। Let us learn about the agents that help in dispersal of seeds. यहाँ हम कुछ ऐसे एजेंट के बारे में पढ़ेंगे जो बीजों के बिखराव में मदद करते हैं। फर्स्ट है यहाँ डिस्पर्सल बाय विंड। सम सीड्स आर वेरी लाइट। ये हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाते हैं। ये इतने हल्के होते हैं कि हवा इनको अपने साथ उड़ाकर दूसरे स्थान तक ले जाती है। द सीड्स ऑफ द डैंडेलियन हैव टाइनी हेयर्स। डैंडेलियन का पौधा होता है, उसमें जो बीज होते हैं उनमें छोटे छोटे हेयर होते हैं, विच एक्ट एज विंग्स, जो पंख की तरह काम करते हैं उनके लिए। दे हेल्प द सीड्स टू फ्लोट इन द एयर। वो हवा में उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। कॉटन सीड्स हैव लॉन्ग फाइबर्स दैट ट्रैप एयर एंड बिकम लाइट। कॉटन सीड्स लंबे लंबे फाइबर पाए जाते हैं जो हवा में फंस जाते हैं और उसके बाद हल्के हो जाते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ाकर ले जाए जाते हैं हवा के द्वारा। सैकेमोर सीड्स हैव 2 विंग्स। सैकेमोर सीड्स में 2 विंग्स होते हैं दैट हेल्प देम टू कीप मूविंग इन द एयर। सैकेमोर सीड्स में जो 2 विंग्स होते हैं वो इनको हवा में उड़ने में मदद करते हैं। डिस्पर्सल बाय वाटर। अब हम दूसरे एजेंट की बात करेंगे, डिस्पर्सल बाय वाटर। यहाँ हम देख रहे हैं पहले एजेंट में डिस्पर्सल बाय विंड था, सेकंड
हमारा है डिस्पर्सल बाई वाटर। Water acts as an agent of dispersal for plants which grow in or near water. पानी भी जो है हमारे प्लांट्स के लिए डिस्पर्सल ऑफ एजेंट का ही काम करता है। ये या तो आसपास जल के आसपास ही पौधों को उगाने में मदद करता है या फिर काफ़ी दूर, या तो जल में ही ऐसे पौधे पाए जाते हैं या फिर जल के ही आसपास पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोकोनट ट्रीज़ ग्रो अलोंग द कोस्टल रीजन्स। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कोकोनट का जो ट्री है वो कोस्टल रीजन के आसपास ही पाया जाता है। समुद्र तटीय जो क्षेत्र होता है उसके आसपास नारियल के पेड़ आपको मिल जाएंगे। समटाइम्स ए राइप कोकोनट फॉल्स इनटू द सी एंड इज़ कैरिड फार अवे। कभी कभी क्या होता है पके हुए नारियल जो हैं समुद्र में गिर जाते हैं और वो उस समुद्र के पानी के द्वारा दूर दूर तक बहाकर ले जाए जाते हैं। द थिक कोट ऑफ कोकोनट फाइबर होल्ड्स एयर एंड द कोकोनट कैन फ्लोट फॉर thousands of miles into the sea. समुद्र में कभी कभी ये जो कोकोनट पके हुए गिर जाते हैं उनके थिक कोट जो होते हैं वो कोकोनट फाइबर वो हवा होल्ड करते हैं और ये कोकोनट पानी में बहते हुए हज़ारों मील की दूरी को तय कर लेते हैं। यहाँ देखिए आपको फिगर में नारियल नज़र आ रहा है। डिस्पर्सल बाई वाटर का ये एक एग्जाम्पल है कोकोनट। अब हम देखेंगे थर्ड इज इन डिस्पर्सल बाई ह्यूमन एंड एनिमल। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो हेल्प इन सीड डिस्पर्सल। अब यहाँ क्या कहता है एनिमल्स और ह्यूमन ये भी सीड डिस्पर्सल का काम में मदद करते हैं। दे लाइक टू ईट सम फ्रूट्स, दे टेक अवे द फ्रूट्स टू डिफरेंट प्लेसेस। वो क्या करते हैं फल खाना पसंद करते हैं। वो फल को अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उसके बाद वहाँ खाते हैं और उसे उनके बीजों को वहाँ कहीं आसपास फेंक देते हैं। दिस सीड्स लैंड ऑन द सॉइल एट डिस्टेंट प्लेसेस एंड जर्मिनेट। ये क्या होते हैं ये भूमि में मिलते हैं, मिट्टी से मिलते हैं और जा कर के कुछ दूरी पे जर्मिनेट कर जाते हैं। द सीड्स ऑफ मैंगोज, चेरीज, एप्पल्स etc गेट डिस्पर्स्ड इन दिस वे। इस तरह से आम, चेरी और एप्पल के बीज डिस्पर्स्ड किए जाते हैं। लोग फ्रूट खाते हैं, अपने साथ उन्हें लेकर अपने साथ चले जाते हैं और वहाँ खाते और उनके बीजों को इधर उधर कहीं फेंक देते हैं। इससे वो बीज जर्मिनेट करते हैं और फिर वहाँ पे नए प्लांट्स के रूप में तैयार हो जाते हैं। ये हो गई डिस्पर्सल बाई ह्यूमन की बात। अब हम देखेंगे डिस्पर्सल बाई बर्ड। यहाँ आप देख रहे हैं सम सीड्स प्रेजेंट इन फ्लैशी फ्रूट्स लाइक बेरीज आर ईटन बाई सम बर्ड्स। यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि ये जो चिड़ियाँ हैं, ये जो बर्ड्स है, ये कुछ फ्लैशी फ्रूट खा रही है और फिर ये क्या करती है द बर्ड्स फ्लाई अवे टू डिफरेंट प्लेसेस। ये चिड़ियाँ कई जगह उड़कर चली जाती है और जाने के बाद अपने साथ वो बीज को ले जाती है और रास्ते में अगर कहीं गिर जाता है वो बीज इनसे, वेयर दिस सीड्स आर पास्ड आउट थ्रू देयर ड्रॉपिंग अनहार्म्ड। तो क्या होता है फिर वही उस बीज का वहीं पे जर्मिनेशन होता है और वहीं एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। इस तरह से ये डिस्पर्सल बाई बर्ड्स भी हमने देखा। Squirrel collect nuts like acorns and bury them for later use। अब स्क्वायरल जो है वो नट्स, एकॉर्न ये सब कलेक्ट करके क्या करती है रख देती है कि हम बाद में यूज़ करेंगे। बट दे ऑफन फॉरगेट वेयर दे हैड ब्यूरिड द सीड्स। लेकिन वो भूल जाती है कि उसने कहाँ रखा है।
लेटर द सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और उसके बाद फिर वो वही सीड्स जो है वहाँ पे एक न्यू प्लांट तैयार कर देता है. द फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक द xanthium and sandalwood have hooks or spikes on them. ऐसे फल, कुछ प्लांट्स के ऐसे फल जैसे जैनेथियम और सैंडबर, इनमें हुक्स और स्पाइक्स होता है. दिस फ्रूट्स स्टिक टू द फरी कोट ऑफ द वंडरिंग एनिमल, क्लॉज ऑफ बर्ड्स और इवन. क्या होता है, ऐसे फ्रूट जो होते हैं प्लांट्स के, उनमें हुक पाया जाता है, कांटे, नुकीली कांटियाँ टाइप से पाया जाता है. और ये कांटियाँ कहाँ, ये जो एनिमल्स या बर्ड्स जिनमें फर होता है, ये उनमें जा कर के चिपक जाती है या उनके पंजों में जा कर के फंस जाती है, और इस तरह से ये एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है. और उसके बाद क्या होता है, लेटर न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द सीड्स ऑफ दीज फ्रूट्स, और इस प्रकार के बीजों से नया पौधा तैयार हो जाता है. अब हम यहाँ देखेंगे डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन. सम प्लांट्स लाइक द पी, जेरेनियम, बाल्सम एंड मस्टर्ड हैव सीड्स इन देयर पॉट्स. कुछ प्लांट्स में जैसे जेरेनियम, बाल्सम और मस्टर्ड, इनमें बीज भरा होता है इनके पॉट्स में. विन द पॉट्स ड्राई अप, जब इनका पॉट सूख जाता है, वो फट जाता है और वह अचानक से ये बीज नीचे गिराते हैं. द फोर्स ऑफ दिस एक्सप्लोजन स्कैटर्स द सीड्स इन ऑल डायरेक्शन. और क्या होता है, जितने बल के साथ ये फटता है सूखने के बाद, उतनी ही तेज़ी से ये काफ़ी दूर तक बिखर जाते हैं ऐसे बीज. आपने देखा है ना, ऐसे ही बाल्सम, पी यहाँ एग्जाम्पल में दिया है. मटर, जब मटर को हम उसके कवर के साथ ही काफ़ी दिन तक छोड़ देते हैं और उसका जब कवर सूख जाता है तो क्या होता है, वो फट कर दाने अपने आप बाहर निकल आते हैं. वैसा ही कंडीशन होता है और उसके बाद वो बीज क्या होते हैं, एक जगह से काफ़ी दूर तक बिखर जाते हैं. इसे ही हम कहते हैं डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन. These factors, that is wind, water, animals, humans and explosion, are known as agent of dispersal. अब agent of dispersal कौन कौन है, यहाँ पे दिया है हवा, पानी, animals, human और explosion जो हुआ, ये सारे dispersal agent कहलाते हैं. अब हम देखेंगे vegetative propagation. ये हमारा नया टॉपिक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. सम प्लांट्स डू नॉट ग्रो फ्लावर्स, सच प्लांट्स डू नॉट रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स. कुछ प्लांट्स जो हैं फ्लावर नहीं, कुछ प्लांट्स में फ्लावर नहीं होते हैं. ऐसे प्लांट्स जो है बीज से रिप्रोड्यूस करते हैं, बीजों से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती. जिसमें फ्लावर नहीं होते हैं उसमें फ्रूट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जिसमें फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा उसमें बीज नहीं बन पाते हैं. दे रिप्रोड्यूस फ्रॉम अदर पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. और ऐसे प्लांट सीड के अलावा रूट, स्टेम और लीव से रिप्रोडक्शन करते हैं. रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम पार्ट्स other than seed is called vegetative propagation. ऐसा रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स सीडों के अलावा अपने अन्य भागों से करते हैं, सीड्स के अलावा अपने अन्य भागों से करते हैं, उन्हें ही हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी यहाँ कितने प्रकार के होते हैं, 2. Vegetative propagation can be either natural or artificial. अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे. Some plants naturally reproduce
Some plants naturally reproduce through their different parts other than seeds. कुछ पौधे जो हैं नेचुरली रिप्रोड्यूस करते हैं लेकिन बीजों के अलावा पौधों के अन्य भागों से. देयर इज़ एन एडवांटेज ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. यहाँ पे ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक फ़ायदा यह भी है कि थ्रू दिस प्रोसेस न्यू प्लांट्स ग्रो रैपिडली बाय पासिंग द मैच्योरिंग ऑफ द सीडलिंग फेज. इसमें क्या होता है, एक नया पौधा हमें बहुत जल्दी ही मिल जाता है मैच्योरिंग फेज़ में. मतलब ये सीडलिंग फेज़ को क्रॉस कर चुका होता है. इसे ही हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब हुआ वनस्पतियों का प्रसारण. अब ये 4 तरीक़ों से होता है. क्या? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के 4 प्रकार हैं. फर्स्ट है हमारा फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम्स, सेकंड है फ्रॉम बल्ब्स, थर्ड है फ्रॉम रनर्स एंड फोर्थ वन इज़ फ्रॉम लीव्स. हम फर्स्ट देखते हैं. द पोटैटो, जिंजर etc आर अंडरग्राउंड स्टेम्स. दे हैव बर्ड्स कॉल्ड आईज ऑन देम. द आईज प्रोड्यूस शूट्स दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. पोटैटो और जिंजर जो होते हैं ये अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं. इनमें बर्ड्स होते हैं जिन्हें आईज कहा जाता है. द आईज प्रोड्यूस शूट्स दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. आईज में ही शूट का निर्माण होता है जो नए पौधे का निर्माण कर देते हैं. आई क्या होता है, आलू जब पोटैटो को हम काफ़ी दिनों तक घर में छोड़ देते हैं और काफ़ी पुराना हो जाता है वो, तो उसमें बर्ड्स निकल आते हैं वाइट वाइट. वो उसमें भी जर्मिनेशन लाइक स्ट्रक्चर वाइट वाइट आ जाता है. उसे ही हम बर्ड्स कहते हैं और उसी बर्ड्स को आइज़, बर्ड्स आर कॉल्ड आइज़. इज इट क्लियर? सेकेंड नंबर है फ्रॉम रन बल्ब्स. ए बल्ब्स इज़ एन अंडरग्राउंड स्टेम विथ फ्लैसी लीव्स. फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम्स वहाँ पे बर्ड आया था. बर्ड्स वो भी अंडरग्राउंड स्टेम्स था. और यहाँ फ्रॉम बल्ब्स में ये भी एक अंडरग्राउंड स्टेम है, लेकिन यहाँ पे एक और वर्ड जुड़ा हुआ है विथ फ्लैसी लीव्स. यहाँ पे पत्तेदार है. ऑनियन, डैफोडिल्स एंड ट्यूलिप्स आर एग्जाम्पल ऑफ बल्ब्स. यहाँ पे ऑनियन, डैफोडिल और ट्यूलिप्स क्या हैं, ये बल्ब्स के एग्जाम्पल हैं. ये अंडरग्राउंड स्टीम्स होने के साथ साथ फ्लैसी लीव्स भी इसमें होते हैं. ये एग्जाम्पल है. दिस बल्ब्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम द टाइनी बबलेट्स दैट फॉर्म ऑन द पेरेंट बल्ब. पेरेंट बल्ब में एक टाइनी बबलेट्स होता है, उसी से ये रिप्रोड्यूस कर जाते हैं. थर्ड नंबर है हमारा. आप यहाँ फिगर में देख पा रहे होंगे, लेफ़्ट साइड में पोटैटो का फिगर है जो अंडरग्राउंड स्टेम है, और राइट साइड में ऑनियन प्लांट्स है जो अंडरग्राउंड स्टेम के साथ साथ फ्लैसी लीफ भी इसको बोलते हैं. ये फ्रॉम बल्ब्स का एग्जांपल हो गया और पोटैटो फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम्स का. थर्ड नंबर है हमारा फ्रॉम रनर्स. द स्टेम्स ऑफ प्लांट्स लाइक द स्ट्रॉबेरी एंड पिपरमिंट ग्रो हॉरिजॉन्टली अलोंग द ग्राउंड. Such stems are called runners. Runners are very weak. Tiny roots form on the runners where they touch the ground. Soon the connection with the parent plant breaks and a new plant grows. ये क्या होता है, रनर्स मतलब ये बहुत ही वीक में जड़ें होती हैं. ये इसका एग्जाम्पल है पिपरमिंट और स्ट्रॉबेरी. ये ज़मीन में काफ़ी दूर तक फैल जाते हैं, ज़मीन में, ग्राउंड में. सच स्टेम्स आर कॉल्ड रनर्स. ऐसे कमज़ोर स्टेम वाले प्लांट्स को रनर्स बोलते हैं. रनर्स आर वेरी वीक. टाइनी रूट्स फॉर्म ऑन द रनर्स. रनर्स में बहुत ही छोटे छोटे जो है रूट पाए जाते हैं, और ये जैसे ही ग्राउंड को टच करते हैं
वैसे ही इनका पेरेंट प्लांट से कनेक्शन टूट जाता है और वहाँ पे एक नया पौधा तैयार हो जाता है। नाउ कम ऑन द फोर्थ वन, फ्रॉम लीव्स। प्लांट्स फ्रॉम लीव्स से नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होता है? प्लांट्स फ्रॉम द एज ऑफ देयर लीव्स द स्प्राउट लीफ प्लांट ब्रायोफिलम एंड द एलिफेंट ईयर प्लांट बेगोनिया ग्रो बर्ड्स ऑन देयर लीव्स। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, तीन प्लांट्स ऐसे हैं जिनके लीव्स से रिप्रोडक्शन होता है, ब्रायोफाइलम, एलिफेंट ईयर और बेगोनिया। यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ब्रायोफिलम का। इसमें देखिए प्लांट ये लीव्स के एज पे नए लीव्स रिप्रोड्यूस कर गए हैं। बेगोनिया ग्रो बर्ड्स ऑन देयर लीव्स, दीज बर्ड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट, और यही बर्ड धीरे धीरे जो है नए प्लांट में बदल जाते हैं। व्हेन द लीव्स बियरिंग देम फॉल टू द ग्राउंड द न्यू प्लांट्स हैव देयर ओन लीव एंड रूट्स, और जैसे ही ये लीव नीचे गिरते हैं ज़मीन पे, वैसे ही इन प्लांट्स में अपना रूट आ जाता है और ये अपना प्लांट तैयार कर लेते हैं। अब हम आते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का सेकंड पार्ट। अब तक हमने जो 4 सब पॉइंट देखा वो वेजिटेटिव नेचुरल प्रोपेगेशन का था। अब हम देखेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। गार्डनर्स यूज मेनी मेथड्स ऑफ artificial vegetative propagation to grow new plants. Through this, they can replicate a good quality plant into many new plants having similar qualities and consistency. हमने माली को देखा है बहुत ही कृत्रिम तरीके से नए नए पौधे लगाते हुए। इस मेथड से वो क्या करते हैं, एक अच्छी क्वालिटी का प्लांट तैयार करते हैं। हैविंग सिमिलर क्वालिटीज़ एंड कंसिस्टेंसी, एक ही समान के नए नए पौधे के साथ वो प्रयोग करते हैं और उसके साथ वो एक स्पेशल काइंड का पौधा तैयार करते हैं, एक अच्छे किस्म का पौधा तैयार करते हैं। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कुछ आर्टिफिशियल तरीके हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। पहला तो हमारे पास है कटिंग, सेकंड है हमारे पास ग्राफ्टिंग एंड बर्डिंग, और थर्ड है लेयर, सिंपल लेयर। कटिंग, चलिए हम कटिंग देखते हैं। कटिंग किसे कहते हैं? इट इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग द रोज़, द शुगर केन, ग्रेप्स, क्रोटोन etc। कटिंग जो है यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं आपको, जैसे रोज़, शुगर केन, ग्रेप्स, क्रोटोन। ऐसे पौधों के लिए कटिंग जो मेथड है वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ कटिंग? A cutting is a piece of mature stem having a bud that has been cut off a parent plant। देखिए कटिंग में क्या होता है, एक मैच्योर स्टीम को काटते हैं जिसमें एक बर्ड होता है, एक कली होती है, दैट हैज़ बीन कट ऑफ अ पेरेंट प्लांट, और उसको उसके पेरेंट प्लांट से कट करके अलग कर दिया जाता है। द कटिंग इज़ प्लांटेड इन सच अ वे दैट द बर्ड रिमेन्स अबव द ग्राउंड। Soon it grows into a new plant, और उसमें जो नन्ही सी कली या नन्हा सा पत्ते जो होते हैं नन्हे नन्हे, वो
उनको ग्राउंड के ऊपर रखा जाता है और जल्द ही वो नए पौधे के रूप में तैयार हो जाते हैं। हम नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। ग्राफ्टिंग एंड बर्डिंग। In grafting, a stem piece, or in budding, a single bud is joined onto the stem of a plant that has roots. It is commonly used to produce fruit trees. ये ग्राफ्टिंग और बडिंग हम कहाँ करते हैं? कटिंग तो हम सर्व्स में करते हैं, जो थोड़ी छोटे प्लांट्स होते हैं उनमें, लेकिन ये ग्राफ्टिंग और बडिंग जो है हम रूट में करते हैं। जैसे मैंगो ट्री हो गया, वैसे पेड़ों के लिए ये होता है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये ग्राफ्टिंग स्टीम पीस और इन बडिंग, ए सिंगल बड इज़ जॉइंड ऑन टू द स्टीम ऑफ ए प्लांट दैट हैज़ रूट्स। जिनके रूट होते हैं उनमें इनको जॉइंट कर दिया जाता है, मतलब एक पेड़ से इसके कुछ ब्रांचेस को काट कर दूसरे पेड़ों में उसे लगा दिया जाता है। इट इज़ कॉमनली यूज टू प्रोड्यूस फ्रूट ट्रीज़। ये मैंगो ट्री, गुआवा ट्री, इनके लिए ये मेथड अप्लाई किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे उड़हुल का फूल, हिबिस्कस जो होता है वो कहीं रेड होता है, कहीं क्रीम कलर में भी होता है, कहीं ऑरेंज होता है। ऐसा क्यों होता है? कभी कभी क्या होता है, गार्डनर्स इसमें एक प्लांट रेड कलर का हिबिस्कस है, उसमें एक अलग प्लांट वाइट कलर का हिबिस्कस है। वाइट कलर वाले हिबिस्कस के एक ब्रांच को या एक स्टीम को कट करके इस हिबिस्कस रेड वाले हिबिस्कस में उसको शिफ्ट कर दिया जाता है और उसको अच्छे से टाइटली पैक कर दिया जाता है, टाइटली उसको बाइंड कर दिया जाता है रेड हिबिस्कस वाले प्लांट में सॉइल के साथ। उस सॉइल में थोड़ा मॉइस्चर भी होता है, साथ में उसमें हम उसे अच्छी तरह से पॉलीथीन से उसे टाइटली पैक कर देते हैं और फिर धीरे धीरे वो पूरी तरह से पेरेंट प्लांट से अलग होने के बाद भी वो न्यू प्लांट का ही एक भाग बन जाता है, मतलब वो एडॉप्ट हो जाता है। ये हो गई ग्राफ्टिंग। यहाँ देखिए ग्राफ्टिंग और बडिंग आपको फिगर में दिख रहा है। यहाँ ग्राफ्टिंग में है, देखिए यहाँ स्टेम है, इसको कट करके एक नए प्लांट में उसको किस तरह से बाइंड किया गया है। और यहाँ पे बडिंग है, बडिंग में आपका कुछ न कुछ नए प्लांट या नए लीफ होते हैं, उस भाग को कट करके दूसरे वाले प्लांट या ट्री में बाइंड कर दिया जाता है और धीरे धीरे वो ग्रो करता है। इसे कहते हैं ग्राफ्टिंग और बडिंग। अब थर्ड है यहाँ पे सिंपल लेयर। इट इज़ यूज्ड फॉर सर्व्स वेयर कटिंग एंड ग्राफ्टिंग आर नॉट पॉसिबल। सिंपल लेयर वहाँ किया जाता है जहाँ पे कटिंग और ग्राफ्टिंग संभव नहीं है। जैसे कटिंग और ग्राफ्टिंग तो ट्री के लिए होता है, फ्रूट्स जिनसे मिलता है, वैसे ट्री जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, वैसे प्लांट्स जो काफ़ी नाजुक होते हैं, ये मेथड वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। इन दिस मेथड फर्स्ट लोअर स्टेम इज सेलेक्टेड। इस मेथड में क्या होता है, एक नीचे का स्टेम जो होता है, सबसे नीचे ग्राउंड से जस्ट अबव में जो स्टेम होता है उसको सेलेक्ट किया जाता है। देन यूजिंग अ शार्प ऑब्जेक्ट ग्रूव इज़ मेड इन इट बाय रिमूविंग बार्क। और उसके बाद उनके जो बार्क होते हैं उसको हटा दिया जाता है एक शार्प ऑब्जेक्ट से। दिस पोर्शन ऑफ द स्टेम इज देन दिस पोर्शन ऑफ द स्टेम इज देखिए इसको क्या किया जाता है, अंडरग्राउंड में फिर इसको ज़मीन के नीचे लगा दिया जाता है ग्रूव्ड एरिया। बगल में ही हम एक
गड्ढा कर लेते हैं और उसी में इस सिलेक्टेड स्टीम को डालकर ऊपर से मिट्टी का लेयर अच्छे से एक बैलेंस कर देते हैं। नाउ द रूटेड stem is separated from the parent plant। अब जब उस स्टीम को जिसे हमने ग्रूव्ड एरिया में डाल रखा है, उसमें जब रूट आ जाता है तो हम उसे पेरेंट प्लांट से अलग कर देते हैं। इसे ही सिंपल लेयर कहते हैं। ये हो गया आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात। और इस तरह से हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, आप इन्हें याद कर लेंगे। रिप्रोडक्शन, सीड कोट, कॉटिलेडॉन्स, जर्मिनेशन, डिस्पर्सल, वांडरिंग पॉड, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बल्ब, रनर्स, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड बर्डिंग। ये कीवर्ड जो होते हैं आपके चैप्टर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके चैप्टर का जितना भी क्वेश्चंस होता है वो इन्हीं सारे कीवर्ड्स के इर्द गिर्द घूमता रहता है। इसलिए कीवर्ड्स इसे क्यों कहा जाता है? चाबी है, ये इस चैप्टर को खोलने की चाबी है, आप समझ लो। ये चैप्टर एक लॉक है एंड ये कीवर्ड्स अगर आपको पता होगा तो धीरे धीरे करके ये चैप्टर आपको समझ आ जाएगा। यहाँ देखिए राउंड अप में कुछ दिया है, हम उसे देख लेते हैं। ये एक तरह से समरी होगी इस चैप्टर की। द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स इज़ वेरी इसेंशियल एज नो लाइफ कैन एग्जिस्ट विदाउट प्लांट्स। सही है, रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स जो है बहुत ही ज़रूरी है। अगर प्लांट्स रिप्रोड्यूस ना करें तो कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। सेकंड वन है द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स स्टार्ट्स विथ फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स। प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट होता है और फॉर्मेशन ऑफ फूड तक जाता है। मतलब फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट होकर के वो फ्रूट का फॉर्मेशन कर देता है। थर्ड नंबर है ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस नेचुरली फ्रॉम सीड्स। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं सारे जो हैं सो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? सीड्स के थ्रू करते हैं। फोर्थ नंबर है ए सीड हैज़ अ बेबी प्लांट इन इट विथ अ रूट एंड ए शूट। एक सीड में एक बेबी प्लांट होता है जिसमें एक रूट और एक शूट पाया जाता है। फिफ्थ नंबर है द राइट अमाउंट ऑफ एयर, वाटर एंड वार्मथ इज़ नीडेड फॉर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के लिए उचित मात्रा में एयर, वाटर और वार्मथ ज़रूरी होता है। सिक्स नंबर है सीड्स कैन जर्मिनेट विदाउट सॉइल एंड सनलाइट। सीड्स जो है बिना सॉइल और सनलाइट के भी जर्मिनेट करता है, जो कि आप लोग जानते हैं। ये प्रैक्टिकल है, आप घर में करके भी देख सकते हैं। सेवन्थ नंबर है द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स टेक्स प्लेस to provide them with enough space and other things to grow. The dispersal of seeds takes place to provide them with enough space and other things to grow. डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में क्या होता है? ये जो है सो काफ़ी स्पेस देते हैं और भी अदर चीज़ें देते हैं इन्हें बढ़ने के लिए। एक तो ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं, फिर उन्हें काफ़ी मात्रा में जगह भी पर्याप्त होती है उनके पास, और उन्हें और भी चीज़ प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ग्रो कर सकें। 8 नंबर है विंड, वाटर, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर कॉमन एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। यहाँ पे विंड, वाटर, एनिमल्स और ह्यूमन जो है कॉमन एजेंट है डिस्पर्सल के। 9th नंबर है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो फ्रॉम रूट्स, स्टेम्स, लीव्स etc। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो सीड के अलावा
रूट से भी, स्टेम से भी और लीव्स से भी, इन तीनों में से किसी से भी ये ग्रो कर सकते हैं। 10 में है मेनी प्लांट्स आर ग्रोन बाय गार्डनर्स थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बहुत सारे पौधे जो हैं गार्डनर के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा भी तैयार किए जाते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की समरी। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस प्लांट्स? ए है एनिमल्स, बी प्लांट्स, सी ह्यूमंस एंड डी ऑल ऑफ दीज। इनमें से कौन रिप्रोड्यूस करता है? रिप्रोड्यूस मतलब कि आपको बताया गया है कि जो ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स अपने ही जैसे सेम काइंड के यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं उसे ही रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स भी, ह्यूमंस भी, यानी कि इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। सेकंड वन है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स नेचुरली रिप्रोड्यूस फ्रॉम रूट्स, बी है सीड्स, सी है लीव्स एंड डी है स्टेम्स। ज़्यादातर प्लांट्स जो है नेचुरली सीड्स के द्वारा ही रिप्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा बी सीड्स। थर्ड नंबर है द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स रिक्वायर्स एन एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ, ए है एयर, बी है वाटर, सी वार्मथ एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो जर्मिनेशन, एक सीड को जर्मिनेट करने के लिए एप्रोप्रिएट अमाउंट में एयर, वाटर और वार्मथ तीनों की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर डी। फोर्थ नंबर है विच प्लांट्स सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एक्सप्लोजन? ए है एकॉर्न, बी है डैंडेलियन, सी है जेरेनियम एंड डी है साइकेमोर। यहाँ ए, बी एंड डी, ए जो है इसमें वो कटीले पौधों में आता है, डैंडेलियन और साइकेमोर जो है ये विंड के द्वारा डिस्पर्सल किया जाता है। तो बच गया यहाँ पे जेरेनियम, हमारा इसमें राइट आंसर होगा सी जेरेनियम। फिफ्थ नंबर है ए स्ट्रॉबेरी प्लांट रिप्रोड्यूसेस यूजिंग इट्स बल्ब्स, रनर्स, लीव्स, नन ऑफ दीज। क्या होगा? अभी आपने पढ़ा पिपरमिंट और स्ट्रॉबेरी एक रनर्स के एग्जाम्पल हैं, इसका आंसर हो जाएगा रनर्स। अब हम बी नंबर देखते हैं, फिल इन each blank by choosing the right word. Pollination takes place when pollen enters the stigma. स्टिग्मा और स्टेम यहाँ दिया है, यहाँ पे राइट आंसर होगा स्टिग्मा। पोलिनेशन कब होता है? जब पोलन स्टिग्मा में प्रवेश कर जाता है। सेकंड नंबर है सनलाइट एंड सॉइल आर वेरी नॉट एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन। सनलाइट और सॉइल जो है वो ज़रूरी नहीं होते हैं जर्मिनेशन के लिए, यहाँ पे होगा नॉट एसेंशियल। थर्ड नंबर है ए साइकेमोर सीड हैज़ 2 wings that help it to move in the air. फोर्थ नंबर है ए fill in the blanks plant has seeds in pods, यहाँ होगा पी। पी प्लांट के जो सीड्स होते हैं वो पॉड्स में होते हैं और वही पॉड्स जब
फट जाते हैं तो बिखर जाते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? डिस्पर्सल ऑफ एक्सप्लोजन, डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, इसका एग्जाम्पल है ये। 5th नंबर है द जिंजर ऑनियन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बल्ब। यहाँ होगा ऑनियन इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ बल्ब, कि जिंजर जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम है, बट ऑनियन क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम के साथ साथ वो फ्लैशी लीफ भी है। और जिंजर जो है सिर्फ अंडरग्राउंड स्टेम है, यानी कि ये पोटैटो की कैटेगरी में आता है, जो आपका फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम से होता है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंडरग्राउंड स्टेम की कैटेगरी में आता है जिंजर, और ये आता है बल्ब की कैटेगरी में ऑनियन। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा द ऑनियन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ बल्ब। आंसर इन 1 or 2 words only. What kind of plants reproduce from seeds? सीड्स से किस प्रकार का प्लांट रिप्रोड्यूस होता है, आप फाइंड आउट करेंगे। सेकंड नंबर है व्हाट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ अ सीड कॉल्ड। हम लोग जर्मिनेशन ऑफ सीड जब देखे थे या स्ट्रक्चर ऑफ सीड देखे थे, वहाँ पे इन चीज़ों को हमने पढ़ा था। तो आउटर कवरिंग ऑफ सीड्स को क्या बोलते हैं, एक वर्ड में आपको लिखना है। थर्ड नंबर है नेम ऑफ फ्रूट हुज सीड इज़ डिस्पर्स्ड बाय वाटर। पानी के द्वारा बहा कर ले जाने वाले फ्रूट का नाम आपको लिखना है, जिसके बीज पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिखर जाते हैं। फोर्थ नंबर है व्हाट आर द बर्ड्स ऑन अ पोटैटो कॉल्ड। पोटैटो में जो बर्ड्स होता है उन्हें क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। फिफ्थ नंबर है नेम अ प्लांट दैट रिप्रोड्यूसेस थ्रू लीव्स। फिफ्थ नंबर में है कि वैसे प्लांट्स का नाम बताएं जो अपने लीव्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे डी नंबर आंसर। आंसर इन 1 sentence ओनली। व्हाट इज़ देयर इनसाइड अ सीड। सीड के अंदर क्या होता है, अपने स्ट्रक्चर ऑफ सीड में सारी बातें पढ़ी हैं, तो आपको फाइंड आउट करके यहाँ लिखना है व्हाट इज़ देयर इनसाइड अ सीड। सेकेंड नंबर है व्हाट रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। बीजों के जर्मिनेशन के लिए हमें किस रेंज का तापमान चाहिए, किस रेंज का टेम्परेचर चाहिए, कितना से कितना तक, मतलब कम से कम कितना से ज़्यादा कितना होना चाहिए बीजों के जर्मिनेशन के लिए तापमान, वो आपको यहाँ लिखना है। ये हम जर्मिनेशन ऑफ सीड जब पढ़ रहे थे तो हमने इन बातों की चर्चाएं की थी। आप फाइंड आउट करके लिखेंगे। थर्ड नंबर है हाउ डज़ द डिस्पर्सल ऑफ पी सीड्स टेक प्लेस। यहाँ पे अब ये कह रहा है कि पी सीड्स का डिस्पर्सल कैसे होता है। फोर्थ नंबर है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से आप क्या समझते हैं। फिफ्थ नंबर है व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ओवर रिप्रोडक्शन यूजिंग सीड्स। यहाँ ये कह रहा है कि जो सीड्स के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है उसके सापेक्ष अगर ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो तो इससे हमें क्या फ़ायदा है। एक पौधा जो बीज के द्वारा तैयार होता है उसकी तुलना में हमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा
क्या फ़ायदे मिलते हैं ये आपको बता देना है। मैं हिंदी में इसको समझा देती हूँ। ये क्या होता है, एक हमें मैच्योर प्लांट मिल जाता है और बहुत रैपिडली ये ग्रो करता है। ये प्लांट हमें सीडलिंग वाले फेज़ को ये पास किया हुआ रहता है, क्योंकि सीडलिंग वाले फेज़ को तय करते करते काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है एक प्लांट को तैयार होने में। लेकिन जब हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू कोई प्लांट तैयार करते हैं तो क्या होता है, बहुत ही कम समय में हमें एक अच्छा मैच्योर प्लांट मिल जाता है। अब हम आगे देखेंगे आंसर इन अ फ्यू सेंटेंस। ई नंबर पहला है इसका, एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। अब हमने जर्मिनेशन ऑफ सीड्स का स्टेजेस भी देखा है, तो आप उसमें कितने स्टेज होते हैं उनको आपको यहाँ लिखना है। 5 स्टेज होते हैं वहाँ पे। पहला तो हम सीड को ज़मीन में लगाते हैं, फिर वाटर देते हैं। सेकंड स्टेज में क्या होता है, वो स्प्लिट करता है सीड कोट को और रूट जो है नीचे ग्राउंड में चला जाता है। थर्ड में जो है रूट डाउनवर्ड बढ़ने लगता है बहुत तेज़ी से, और शूट भी उसमें निकल आता है। फोर्थ स्टेज में सूट ऊपर की ओर बढ़ने लगता है, और फिफ्थ स्टेज में सूट जो है एक अच्छा प्लांट बन जाता है और उसमें फोटोसिंथेसिस होने लगता है, वो अपना फूड खुद से बनाना शुरू कर देते हैं। ये फिफ्थ स्टेज है। सेकेंड है, व्हाई डज द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स टेक प्लेस। डिस्पर्सल ऑफ सीड क्यों होता है, ये जो बीजों का बिखराव है ये क्यों होता है। थर्ड नंबर है, हाउ डू बर्ड्स हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। बर्ड्स जो हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में कैसे मदद करते हैं। वहाँ आपने देखा था बर्ड्स जो है कुछ फ्रूट्स को अपने मुंह में लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, बीच रास्ते में ही उनके मुंह से वो फ्रूट्स ड्रॉप कर गया और वहाँ पे उसे अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ जर्मिनेशन कंडीशन मिला और वहीं पे वो नया प्लांट ग्रो हो गया। फोर्थ नंबर है, व्हाई डू गार्डनर्स यूज़ द मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। गार्डनर्स जो हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का यूज़ क्यों करते हैं। गुड वैरायटी ऑफ प्लांट्स तैयार करने के लिए, गुड क्वालिटी ऑफ प्लांट्स, उसके बाद फिर उसकी अपने अकॉर्डिंग नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिफ्थ, explain the simple layer method of artificial vegetative propagation। फिफ्थ नंबर है, explain the simple layer method of artificial vegetative propagation। यहाँ पे आपको simple layer method artificial vegetative propagation का जो है उसका वर्णन करना है, उसमें क्या क्या होता है और वो किसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो पहली बात कि वो सर्व्स के लिए यूज़ करते हैं और उसमें जो है बहुत ही छोटे छोटे रूट होते हैं, उसके स्टेम में बहुत ही पतले बहुत ही छोटे होते हैं, और जैसे ही वो ग्राउंड में टच करते हैं क्या हो जाता है, वहाँ पे एक नया प्लांट तैयार हो जाता है और वो अपने पेरेंट प्लांट से अलग हो जाते हैं। सॉरी, ये तो हो गई रनर की बात। सिंपल लेयर में हम एक प्लांट लेते हैं और उसका सबसे लोअरेस्ट स्टेम जो होता है, जो ग्राउंड से सबसे नज़दीक में होता है, नियरेस्ट होता है, उसको सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद बगल में उसी प्लांट के बगल वाले ग्राउंड में हम एक गड्ढा करते हैं और उसी में उस सिलेक्टेड स्टेम को डाल देते हैं और
उसके ऊपर वाले लेयर को बैलेंस कर देते हैं। इसके बाद जब उसको ये उसके बार्क को शार्प ऑब्जेक्ट से साफ़ करके उसे जब हम ग्राउंड में डालते हैं, और उसके बाद जब उसमें उस स्टेम में जब रूट आ जाते हैं तो क्या होता है, उसे पेरेंट प्लांट से अलग कर दिया जाता है। यही है आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सिंपल लेयर मेथड। So our chapter is completed now. Thank you class.